वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। गायत्री स्कूल सांचौर के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। यदि आपने गायत्री स्कूल सांचौर के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें एवं कमेंट करके अपने दोस्तों को शेयर करने की कोशिश करें ताकि नए नए वीडियो आपको उपलब्ध हो सके। ओके, आज का जो अपना टॉपिक है वो रहेगा कक्षा 12वीं सब्जेक्ट बायोलॉजी एज वेल एज एग्रीकल्चर बायोलॉजी के स्टूडेंट के लिए कॉमन टॉपिक है। अगेन अध्याय 16वां है जिसका नाम है पादप उत्तक संवर्धन व तकनीक। पादप उत्तक संवर्धन व तकनीक, इसका पार्ट नंबर फर्स्ट आज अपन है वो डिस्कस करेंगे। यानी कि ये चैप्टर जैसे 14 क्लास में पूरा होगा तो उसके पार्ट 14 भागों में विभाजित हो जाएगा। तो सिंपल सा है, पादप उत्तक संवर्धन को अपन कहेंगे पीटीसी। पीटीसी का मतलब है प्लांट, टी का मतलब टिश्यू और सी का मतलब है कल्चर, प्लांट टिश्यू कल्चर। जैसा कि हम सब जानते हैं कि एक वैज्ञानिक है जिसका नाम है रॉबर्ट हुक। रॉबर्ट हुक इन 1665 में एक मर्द कोशिका की है वो खोज की, मर्द कोशिका की खोज की, ठीक। और उनके बाद एक वैज्ञानिक आए, उस वैज्ञानिक का नाम है स्लीडन व स्वान। और स्लीडन और स्वान ने कोशिका का सिद्धांत दिया था। कोशिका सिद्धांत या सेल थ्योरी, ठीक है। स्लीडन और स्वान ने सेल थ्योरी कोशिका सिद्धांत के बारे में वो बताया। अब स्लीडन और स्वान के अनुसार कोशिका सिद्धांत क्या है? सबसे पहला कि कोशिका शरीर की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई है, ठीक। स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ द सेल। कोशिका बॉडी शरीर की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई है जो किसी भी कार्य को और शरीर की संरचना को निर्धारित करने का क्या करता है? काम करता है। दूसरा है कोशिका है वो आनुवंशिकी का केंद्र, आनुवंशिकी का केंद्र है। आनुवंशिक का मतलब जेनेटिक मटेरियल का केंद्र है। और बहुत सारी कोशिकाएं मिलकर के किसी एक जीव को निर्मित करते हैं तो वो बहुकोशिकीय जीव हो गए, और एक ही प्रकार की कोशिका से निर्मित करने का काम करते हैं तो वो जीव हो गए एक कोशिका। वो अपने को पढ़ने की जरूरत नहीं है। अब अपन यहाँ पर इंडिविजुअल बात कर रहे हैं, वो बात करेंगे केवल और केवल किसकी? पादप कोशिका। किसकी बात करेंगे? पादप कोशिका के बारे में। क्यों? क्योंकि हमें संवर्धन करना, संवर्धन का मतलब कल्चर करना। कल्चर किसका करना? पादप का करना। और कहाँ करना? इनसाइड द लेबोरेटरी कंडीशन, यानी कि इन विट्रो। एक होता है इन विवो, दो कंडीशन होती है यहाँ, इनको पहले समझ लेना चाहिए अपने को। इन विवो और इन विट्रो। इन विट्रो, इन विवो का मतलब है उसी जगह, उसी जगह जिस जगह पर पादप जीव है उसी जगह पर उसको संवर्धित करवाना। और संवर्धन का मतलब है उसकी संख्या में बढ़ोतरी करना। और इन विट्रो, इन विट्रो का मतलब है कि कृत्रिम रूप से इनसाइड दी लेबोरेटरी कंडीशन, लेबोरेटरी कंडीशन। लैब में क्या करते हैं? संवर्धित करते हैं। संवर्धित करना किसको? पादप उत्तक को। किसको करना संवर्धित? पादप उत्तक को। तो अक्सर हम पादप का उत्तक कैसे संवर्धित कर सकते हैं, क्या ये टेक्निक्स है, इसके बारे में बताएंगे। तो ये तो रॉबर्ट हुक ने मर्द कोशिका को सबसे पहले देख लिया था। उसके बाद स्लीडन और स्वान ने
कोशिका सिद्धांत दिया, जिसके अनुसार कोशिका शरीर की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई है और बहुत सारी कोशिका मिलकर के बहुकोशिकीय जीव को निर्मित करने का काम करते हैं और कोशिका आनुवंशिकी का केंद्र माना जाता है। जेनेटिक्स यूनिट ऑफ द सेल, यानी कि शरीर की आनुवंशिक इकाई के नाम से भी अपन कोशिका को कह सकते हैं। कि ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कि इस कोशिका के अंदर आपका क्या पाया जाता है? केंद्र, और केंद्र में पाए जाते हैं गुणसूत्र, और गुणसूत्र के अंदर पाया जाता है आपका डीएनए, और उसी डीएनए के कारण आपकी हो जाएगी जेनेटिक्स यूनिट या आनुवंशिक इकाई, इसीलिए इसको ये कहेंगे। अब इसके बाद एक और दूसरे वैज्ञानिक है जिसका नाम है रुडोल्फ विर्चोव। रुडोल्फ विर्चोव, रुडोल्फ विर्चोव नामक एक वैज्ञानिक है और उन वैज्ञानिक में रुडोल्फ विर्चोव ने एक मॉडर्न सेल थ्योरी, मॉडर्न सेल थ्योरी, इसको अपन कह सकते हैं आधुनिक कोशिका सिद्धांत, आधुनिक कोशिका सिद्धांत को प्रतिपादित करने का काम है वो रुडोल्फ विर्चोव ने किया। ठीक, अब रुडोल्फ विर्चोव के अनुसार आपका कोशिका सिद्धांत क्या है, इसके बारे में आपको बताएंगे। तो रुडोल्फ विर्चोव के अनुसार वही पहली चीज है कि कोशिका शरीर की सर्जनात्मक और क्रियात्मक इकाई है। ठीक, दूसरा पॉइंट, कोशिका आनुवंशिकी का केंद्र है, और आनुवंशिकी का केंद्र कैसे है वो अभी आपको बता दिया कि ये कोई कोशिका है, जंतु कोशिका हो चाहे पादप कोशिका, सभी की आनुवंशिक इकाई कोशिका होती है। अब कोशिका के अंदर पाया जाता है केंद्र, और केंद्र के अंदर पाए जाते हैं गुणसूत्र, और गुणसूत्र में यहाँ पर आपकी व्यवस्था होती है वो क्या होता है? डीएनए, और ये डीएनए ही किसी भी कोशिका में है वो आनुवंशिक पदार्थ के रूप में कार्यरत होती है, और ये ऐसा विशेषता इसमें पाई जाती है, इसलिए इसको यूनिट ऑफ द जेनेटिक्स के नाम से भी जाना जाता है। और अगेन एक तीसरा पॉइंट है वो रुडोल्फ विर्चोव ने डिस्कस किया है, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट था, वो था तीसरा पॉइंट कि नई कोशिकाओं का निर्माण, नई कोशिकाओं का निर्माण पूर्ववर्ती कोशिकाओं से होता, पूर्ववर्ती कोशिकाओं से होता है। न्यू सेल सिंथेसिस इन द प्री एग्जिस्टिंग सेल, प्री एग्जिस्टिंग सेल, यानी कि नई कोशिकाओं का निर्माण पूर्व में स्थित कोशिकाओं से होता है, ये बताया है रुडोल्फ विर्चोव ने। ये आपको लाइन याद रखनी है। रुडोल्फ विर्चोव के अनुसार जब आपको आधुनिक सिद्धांत इसका पूछा जाए तो इस चीज को आपको नहीं भूलना। न्यू सेल सिंथेसाइज इन द प्री एग्जिस्टिंग सेल, नई कोशिकाओं का निर्माण पूर्ववर्ती कोशिकाओं से होता है। तो सर ये पूर्ववर्ती कोशिकाओं से कैसे, तो इनका थोड़ा अपन डिस्कशन कर लेते हैं। वो है ये, जैसे कि चाहे कोई भी कोशिका, पादप कोशिका हो चाहे जंतु कोशिका, मान लो ये आपका नर है, ये दूसरा मादा, ठीक है, इनसे आपका नर युग्मक बनेगा, ठीक है, और इनसे अपना है वो बनेगा आपका मादा युग्मक। ठीक, नर और मादा युग्मक दोनों का आपस में होगा संलयन, फ्यूजन होगा, और फ्यूजन के दौरान है वो जाइगोट टू एन युग्मनस या जाइगोट का निर्माण होता है। ठीक है, अब ये जो जाइगोट बना है ये आपकी परी एग्जिस्टिंग या पूर्ववर्ती कोशिका के रूप में क्या करती है? कार्य करती है। तो कि वो सर काम कैसे, ये 2n कोशिका है वो पूर्ववर्ती सेल के रूप में कैसे काम करती है? ऐसे देखो, न कुछ लक्षण किसके, नर युग्मक के, कुछ लक्षण क्या है, मादा युग्मक के। अब इनके और इनके दोनों के लक्षण सम्मिलित रूप से आपके किस में आ गए? इन कोशिका में आ गए, यहाँ पर आ गए। अब ये पूर्ववर्ती मतलब क्या है कि ये जो
युग्मनज या जो जाइगोट सेल बनी है, ये जाइगोट कोशिका के अंदर इसके लक्षण हैं इनकी पूर्व कोशिकाओं के। पूर्व कोशिका कौन से? नर युग्मक और मादा युग्मक। अर्थात अब ये जो युग्मनज है, अब युग्मनज में क्या होगा? युग्मनज से अब एम्ब्रियोजेनेसिस होगा। एम्ब्रियोजेनेसिस का मतलब क्या होगा? भ्रूण का विकास होगा, और भ्रूण के विकास के माध्यम से एक नए जीव का विकास या डेवलपमेंट होता है। तो ये है आपका रेगुलर फ्यूचर के अनुसार आधुनिक सिद्धांत। इसके बाद एक वैज्ञानिक है जिसका नाम है मॉर्गन नामक वैज्ञानिक। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं। मॉर्गन वैज्ञानिक थे, टी मॉर्गन, कभी नाम सुना होगा आपने। एक मॉर्गन नामक वैज्ञानिक, और मॉर्गन नामक वैज्ञानिक ने एक शब्द दिया जिसका नाम है पूर्ण सशक्तता, या इसको अपन इंग्लिश में कहना चाहे तो कहते हैं टोटिपोटेंसी। टोटिपोटेंसी। और क्या है टोटिपोटेंसी? जेनेटिक पोटेंशियल, जेनेटिक potential of a plant cell to produce the entire plant, to produce the entire plant। ये है आपकी टोटिपोटेंसी। आधुनिक सेल थ्योरी समझ में आ गई। उसके बाद बात करें अपन एक टी मॉर्गन नामक वैज्ञानिक है, इन्होंने एक शब्द दिया जिसका नाम है पूर्ण सशक्तता, या इंग्लिश में इसको कहते हैं टोटिपोटेंसी। टोटिपोटेंसी का मतलब क्या हुआ? जेनेटिक पोटेंशियल ऑफ ए प्लांट सेल टू प्रोड्यूस द एंटायर प्लांट। सिंपल सा शब्द है पूर्ण सशक्तता, या टोटिपोटेंसी को अपन हिंदी में कहना चाहे तो यूँ कह सकते हैं कि सर पूर्ण सशक्तता का मतलब ये हुआ कि पादप का कोई भी भाग लेकर के यदि हम इनसाइड दी लेबोरेटरी कंडीशन में संवर्धित करवाना चाहे जड़, तना, पत्तियां, उसके पुष्प, यानी कि पादप का होल पूरा का पूरा एंटायर प्लांट का किसी भी एक भाग को, जड़ ले ली, तना ले ली, पत्तियां ले ली, पुष्प ले लिया, किसी भी भाग को अपन संवर्धित करें तब उनसे एंटायर प्लांट, नए प्लांट को विकसित किया जा सकता है। सपोज कि ये एक प्लांट है, ठीक है, ये एक पादप, इस पादप में वो दोनों ही संरचना है जो बीजाणुविद और युग्मकोद्भिद पीढ़ी होती है वो। तो ये इसकी जड़ है, ये इसका तना है, ये इसकी पत्तियां हैं, और यहाँ पर इसकी जैविक संरचना है वो है पुष्पीय संरचना या पुष्प, ठीक है। तो ये एंटायर प्लांट है, पूरा पादप। अब पूर्ण सशक्तता को आप यूँ समझ सकते हैं कि मान लो आपने इनसाइड द लेबोरेटरी कंडीशन में किसको कर लिया संवर्धित, किसको कर लिया, जड़ को कर लिया, किसको ले ली, जड़ को कर ली, और अब इस जड़ से आप कुछ समय के बाद इनसाइड द लेबोरेटरी कंडीशन में एक एंटायर प्लांट, पूरा पादप विकसित कर सकते हैं। ये एक तकनीक है, ठीक है, उस तकनीक के माध्यम से संभव है। अब ऐसा तकनीक है तो क्या एनिमल में ये काम संभव है, जंतुओं में क्या ये काम संभव है? बिल्कुल अपने में ये जो है और क्या पूरे जीव को निर्मित करने की कैपेसिटी और क्षमता है वो नहीं पाई जाती। क्यों नहीं पाई जाती? क्योंकि हमारे शरीर में पूर्ण सशक्तता का गुण है वो नहीं पाया जाता। तो कैसे किसमें पाया जाता? पूर्ण सशक्तता का गुण केवल और केवल पादपों में देखने को मिलता है, और पादपों में देखने को मिलता है इसलिए पादप का कोई भी भाग, जड़, तना, पत्ती या पुष्प या कोई भी भाग लेकर के एक पूरे पादप को विकसित कर सकते हैं। एक तो ये गुण है पूर्ण सशक्तता का, और दूसरी अपने पास क्या है, टेक्निक से, तकनीक है, और उस तकनीक के माध्यम से अपन एंटायर पादप को विकसित है वो कर सकते हैं। तो ये बता दिया, इस जड़ से आप नया प्लांट विकसित कर सकते हैं, इस तने से एक नया प्लांट विकसित कर सकते हैं, इन पत्तियों से एक नया प्लांट विकसित कर सकते हैं,
और कोई पुष्पीय संरचना जैसे कि इसका एंथर या जो परागकण है, उस परागकण को लेकर के भी आप एंटायर प्लांट को निर्मित कर सकते हैं। तो ये समस्त संरचना है जिनको एक टेक्निक्स के माध्यम से इन भागों को लेकर के एंटायर प्लांट को विकसित करने की कैपेसिटी का जो गुण होता है, उस गुण को पूर्ण सशक्तता या टोटिपोटेंसी के नाम से जाना जाता है। हाँ, तो अपन पादप उत्तक संवर्धन की बात कर रहे थे, जिसमें सबसे पहले अपन ने बात की रॉबर्ट हुक वैज्ञानिक की। रॉबर्ट हुक ने कोशिका की खोज की। उसके बाद आए स्लीडन और स्वान, और स्लीडन और स्वान ने कोशिका सिद्धांत सेल थ्योरी दी। और सेल थ्योरी भी मॉडर्न सेल थ्योरी जो वर्तमान में चलती है उसको दिया रुडोल्फ विर्चोव ने। तो वो हो जाएगी आपकी मॉडर्न या आधुनिक कोशिका सिद्धांत। उसके बाद वैज्ञानिक है मॉर्गन, और मॉर्गन ने है वो पूर्ण सशक्तता शब्द का है वो प्रतिपादन किया। और पूर्ण सशक्तता का शब्द का मतलब होता है कि पादप के किसी भी एक भाग को लेकर के अपन पूरे पादप को, संपूर्ण पादप को विकसित कर सकते हैं। इसे पूर्ण सशक्तता कहते हैं। अब उसके बाद एक वैज्ञानिक है जिसका नाम है हेबरलैंड, और हेबरलैंड ने पादप उत्तक संवर्धन पर अपने प्रयोग है वो व्यवस्थित तरीके से है वो किए। तो पीटीसी पादप उत्तक संवर्धन की संकल्पना का प्रतिपादन हेबरलैंड के द्वारा सन 1902 में किया। इस तकनीक को डेवलप या प्रतिपादित करने का पूरा श्रेय एक जर्मन के वैज्ञानिक है हेबरलैंड को जाता है। इसका नाम आपको याद रखना। अब किस तरह पादप उत्तक संवर्धन तकनीक है क्या? पादप उत्तक संवर्धन तकनीक की मैंने यहाँ पर डेफिनेशन आपको बता दी है। अब पहले मैंने यहाँ पर बताया कि जंतुओं में पूर्ण सशक्तता या इसको कहते हैं टोटिपोटेंसी। पूर्ण सशक्तता या टोटिपोटेंसी का गुण है वो इसमें देखने को नहीं मिलता, और जंतुओं में टोटिपोटेंसी का गुण देखने को नहीं मिलता है। इसी कारण है वो अपन इनसाइड द लेबोरेटरी कंडीशन कृत्रिम संवर्धन माध्यम पर जंतु कोशिका को संवर्धित नहीं कर सकते। यदि ऐसा होता तो क्या होता कि अंगुली का या किसी भी शरीर का भाग लिया, इनसाइड लेबोरेटरी कंडीशन संवर्धित करवाया और नए प्रकार के इंसान को निर्मित कर लिया जाता। लेकिन ऐसा गुण है वो केवल और केवल देखने को मिलता है प्लांट्स में, पादप में देखने को मिलता है। और पादप में होने के कारण अपन नए प्रकार के संपूर्ण पादप को विकसित कर सकते हैं। तो आपने देखा होगा कि जो नर्सरी लगाते पौधशाला होती है, पौधशाला में क्या है कि एक बड़ा मात्र वृक्ष खड़ा है और एक मात्र वृक्ष से हजारों की मल्टीप्लिकेशन कॉपियाँ तैयार करके पॉली बैग में पैक करके इनको सप्लाई कर दिया कि हाँ भाई ये इतने सारे प्लांट है वो ले जाओ। तो कोई एक अनंत किस्म वाला प्लांट है, उस एक अनंत किस्म वाले बड़े वृक्ष से, मात्र वृक्ष से ट्री टू टाइप प्लांट यानी कि उसी के जैसी कॉपियाँ, हजारों की संख्या में कॉपियाँ तैयार करके है वो सप्लाई की जाती है। तो अब अपन बात करते हैं परिभाषा की। तो पादप प्रोटोप्लास्ट या इसको कहते हैं जीव द्रव्य। जीव द्रव्य क्या होता है? कोशिका जो भित्ति होती है, कोशिका भित्ति के अतिरिक्त जितना भी भाग है उस पूरे भाग को हम क्या कहते हैं? प्रोटोप्लास्ट। तो प्रोटोप्लास्ट ले सकते हैं, पादप की कोशिका ले सकते हैं, उत्तक ले सकते हैं, अंग ले सकते हैं, या फिर संपूर्ण तंत्र पूरे पादप को लेकर के भी निर्जमीकरण स्टरलाइज और कंट्रोल कंडीशन में, स्टरलाइज और कंट्रोल कंडीशन में संवर्धन माध्यम पर इसको संवर्धित करने की एक पूरी प्रक्रिया है। इस प्रक्रिया को उत्तक संवर्धन कहते हैं। ये है उत्तक संवर्धन की परिभाषा। क्या है कि सर पादप की पूर्ण सशक्तता वाली कोशिका जिसमें प्रोटोप्लास्ट, कोशिका, उत्तक, अंग संपूर्ण पादप को लेकर के इनसाइड द लेबोरेटरी कंडीशन में कृत्रिम संवर्धन माध्यम पर संवर्धित करवाने की पूरी ये जो प्रोसेस है, पूरी ये टेक्निक्स है, इस टेक्निक्स को पादप उत्तक संवर्धन के नाम से जाना जाता है। एक सिंपल सा है कि एक पादप प्रकृति में खड़ा है, ठीक है, और प्रकृति में जो पादप खड़ा है उसको जल, मृदा से खनिज पोषक तत्व, जितने भी आवश्यक प्रकार के पोषक तत्व इनको वृद्धि विकास करने के लिए चाहिए वो मिल जाते हैं। वायुमंडल से इसकी गैसों का आदान प्रदान हो जाता है,
तापमान मिल जाता है और सूर्य से इसको लाइट या प्रकाश है वो बंद हो जाती है। तो अब ये तो हुआ अपन की बात प्राकृतिक कंडीशन में, नेचुरल कंडीशन में। और नेचुरल कंडीशन में सूर्य से इसको प्रकाश लाइट मिल गया, टेम्परेचर जितना चाहिए इतना मिल गया। इसके अलावा फिर है वो मृदा है, मिट्टी है, और इस मिट्टी से पोषक तत्व जैसे कि सोडियम, पोटेशियम, जितने भी खनिज तत्व, लवण वगैरह होते हैं वो प्राकृतिक रूप से पादप को प्रकृति में तो ऑलरेडी मिलते ही। अब हमें उसको प्रकृति के अंदर विकसित नहीं करना, हमें तो क्या करना, एक कंट्रोल कंडीशन है, उस कंट्रोल कंडीशन के अंदर या उस लैब में प्रकाश भी कृत्रिम रूप से देना है, तापमान भी कृत्रिम रूप से देना है, और खनिज तत्व और जितने भी आवश्यक पोषक तत्व पौधे को वृद्धि और विकास करने के लिए चाहिए उनका कृत्रिम रूप से कृत्रिम संवर्धन माध्यम क्या करना होता है, तैयार करना होता है। और फिर जिस प्रकार से अपन खेत के अंदर बीज बोते हैं उसी प्रकार से पादप का कोई भी भाग लेकर के उसके अंदर क्या किया जाता है, स्टेलाइज करके उसके ऊपर आरोपित करके उसको अंकुरण को क्या किया जाता है, बढ़ावा दिया जाता है। तो अब अपन जो प्रकृति में चाहिए जैसे कि मिट्टी है, मृदा है, इसके अलावा जल, खनिज, लवण, पोषक तत्व, प्रकाश, ताप, उसका एक तैयार करते हैं क्या, कृत्रिम संवर्धन माध्यम, कृत्रिम संवर्धन माध्यम तैयार करते हैं। और इस कृत्रिम संवर्धन माध्यम जैसे तैयार हो जाता है और जैसे तैयार होता है तो इसको अपन परख नली, टेस्ट ट्यूब या बीकर या फिर कॉनिकल फ्लास्क में उस मीडियम जो कृत्रिम संवर्धन माध्यम अपन ने तैयार किया है खनिज पोषक तत्वों वाला, उनको अपन ट्रांसफर कर देंगे परख नली में, बीकर में या कॉनिकल फ्लास्क में। और ट्रांसफर करके अब अपन जिस प्लांट को विकसित करना चाहते हैं उसका कोई भी एक प्लांट, एक्स प्लांट है वो एक्स प्लांट लेकर के इसके अंदर क्या किया जाएगा, आरोपित कर लिया जाता है। ठीक।